भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत आज 80 साल का एक यंग देश है, लेकिन इस देश में हमने बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है, यानी कि एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि यदि भारत ने इन चैलेंजेस को इमीडिएटली अगर टैकल नहीं किया अगले आने वाले कुछ सालों में, तो शायद भारत एक जो ग्लोबल रेस है उसको कहीं ना कहीं मिस कर बैठेगा। मुझे नहीं पता ये चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस करेंगे, लेकिन मेरी आपसे आज सभी से एक गुजारिश है कि जो भी आप इस वीडियो को सुन रहा है, कमेंट्स में मुझे अपनी राय कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ अवश्य शेयर कीजिएगा। और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो क्यों ना एक डिबेट के कल्चर से हम लोग सब इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करें कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है और उस मुकाम पर कैसे ले जाना है जिस मुकाम के लिए भारत एक विश्व की शक्ति बन सकता है। मैं आपको डिफेंस लेवल पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूँ। पिछले लगभग 30 से 40 सालों से भारत के अंदर डिफेंस रिफॉर्म्स की चर्चा होती थी। हर बार चर्चा में एक पॉइंट बोला जाता था कि जो भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उनमें सीलोज बने हुए हैं। सीलोज का मतलब ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने तरीके से अलग अलग काम करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती। कोऑर्डिनेशन करवाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये रिफॉर्म प्रपोज किया गया कि भारत में एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर करते करते रिफॉर्म्स ने फिर ये रिकमेंड करना शुरू करा कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। लेकिन 30 से 40 साल ये सिर्फ रिकमेंडेशंस के तहत टुकड़ों पर और कागज़ों पर ही लिखा गया, कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इवेंचुअली पिछले अगर आप 10-12 साल के अंदर जो डिफेंस में रिफॉर्म्स हुए उनमें आप सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि भारत के पास आज एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑब्जेक्टिव है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तहत एक कोऑर्डिनेटिंग कल्चर, एक इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, ये प्रकार की थिंकिंग कि जिससे तीनों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो विंग्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेशंस करें, वो चीज़ आज वो अचीव करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को ड्राइव भी करता है। लेकिन आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी एक पॉइंट सुन के, जो शायद ही मुझे लगता है कि आपने कभी सुना होगा। आज अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, आज अगर भारत को कोई देश अटैक कर दे, भारत की सोवरेनिटी के ऊपर अगर अटैक हो जाए और भारत को उस देश के साथ युद्ध डिक्लेयर करना हो, तो आपको ये बात पता है कि भारत के अंदर आर्मी का चीफ, नेवी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के बिहाफ पर उस देश के साथ वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावर इन चारों इंस्टीट्यूशंस के पास है ही नहीं। ये पावर आज की डेट में केवल और केवल डिफेंस सचिव, यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी, एक आईएएस अधिकारी जो प्रीवियसली उस पोस्ट पे आने से पहले शायद फुटवेयर का सेक्रेटरी या खान पीन का सेक्रेटरी या मान लीजिए खाद बनाने वाला सेक्रेटरी होगा, उसके पास है। कितनी आश्चर्यजनक चीज़ है ये कि भारत के अंदर हमने सिविल मिलिट्री बैलेंस इस प्रकार का बना के रखा है कि एक क्रूशल मिलिट्री डिसीजन इस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो आपके सामने पिछले कुछ महीनों से अनफोल्ड हो रहा है, आप देख रहे हैं वो सारे इवेंट्स। हम इस चैनल पर कई वीडियोस में आपके लिए बनाता रहता हूं। इतने चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आज की डेट में आप सोच के देखिए कि हमारे देश का सिविल मिलिट्री बैलेंस कितना ज़्यादा मिलिट्री के बजाय सिविलियन एस्पेक्ट के ऊपर टिल्टेड है, और वो भी वो डिसीजन जो इवेंचुअली एग्जीक्यूट मिलिट्री ने करना है। अगर कल को देश के अंदर युद्ध छिड़ जाए तो क्या हमारे देश के अंदर ये जो 3000 आईएएस अधिकारी हैं, क्या ये जाकर बंदूक उठाकर बॉर्डर पे लड़ेंगे देश के लिए? अरे ये क्या लड़ेंगे, इन्होंने तो अपने बच्चों को पहले ही बाहर सेट कर रखा है दूसरे देशों में। इनकी तो देश के प्रति क्या आप लेके चलिए कि अंडरस्टैंडिंग और कितना लगाव और प्यार है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना तो ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में कभी भर्ती कराते हैं और ना ही किसी सरकारी संस्था में पढ़ाकर इस तरीके से इंश्योर करते हैं कि वो देश के प्रति कुछ करें। 2-3% आईएएस अधिकारी होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को शायद आईएएस में ही आगे पुश किया होगा, बाकी 99% तो डेफिनेटली ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर सेटल कर दिया। मेरा सवाल आपसे केवल एक है,
एक इतने जियोपॉलिटिकली अनसर्टन एनवायरनमेंट में क्या आज की डेट में भारत को सिविल मिलिट्री लेवल पर क्या ऐसा रिफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि जहां पर जो क्रूशल मिलिट्री डिसीजन मेकिंग हो वो डेफिनेटली पहली बात तो केवल और केवल मिलिट्री के हाथ में रहे। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास ये पावर इन कंसल्टेशन विद आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ के साथ होनी चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए अगर कल को देश को किसी दूसरे देश के ऊपर युद्ध को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना हो और युद्ध को यहाँ पर डिक्लेयर करना हो तो ये पावर राष्ट्रपति की अनुमति से क्या इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए? मुझे अवश्य अपनी राय इस पॉइंट पर बताइएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले लगभग 80 सालों से हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि हमने एक आईएएस लॉबी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है कि आज की डेट में क्रूशल मिलिट्री डिसीजंस भी उन्हीं के हाथ में इवेंचुअली चले गए हैं और मिलिट्री एज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर उस चीज़ को बैलेंस आउट नहीं कर पा रही। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज इस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में भारत के लिए है, जिसको भारत को आज की डेट में टैकल करना बहुत क्रूशल है। दूसरी बात, अगर हम बात करें राष्ट्र सुरक्षा की तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर राष्ट्र सुरक्षा में ये आती है कि आज भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, भारत के पास सबसे इम्पोर्टेंटली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, भारत के पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फाइनेंशियल लेवल पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, अलग अलग प्रकार के मिलिट्री के अपने इंटेलिजेंस विंग्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारे यूनिट्स के बीच में किसी प्रकार से कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है जो आज की डेट में शेयरिंग को इंश्योर कर पाए और एक सिंगल सीमलेस फ्लो के तहत एक नेशनल रिपोजिटरी क्रिएट कर पाए, जिस नेशनल रिपोजिटरी के तहत हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि जहां पर मान लीजिए कि यदि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास कोई इनपुट हो वो एक ऐसे डेटाबेस में उसको डाले जिसकी वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर छत्तीसगढ़ में बैठकर या झारखंड में बैठकर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के उस इनपुट को एनालाइज कर पाए। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि हमारे पास एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड केवल कागज़ों पर है, लेकिन एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ऐसी जो कि सिंगल सीमलेस फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस मिलिट्री लेवल पर, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रॉ के लेवल पर, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस आईबी के लेवल पर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यूनिट्स करती हैं उसके लेवल पर, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये सारी इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच में फ्री फ्लो ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि एक लार्जर इंटेलिजेंस कोलाज नहीं बनता। भारत को इस मोमेंट पर इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा सिवियर आवश्यकता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि आज जिस प्रकार के थ्रेट्स भारत हाइब्रिड लेवल पर झेल रहा है, ये हाइब्रिड थ्रेट्स जो हैं ये कतई ही ऐसे थ्रेट्स नहीं हैं जिसको कोई एक सिंगुलर इंस्टीट्यूशन फॉर दैट मैटर टैकल कर पाए। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल थ्रेट को देखते हैं, उस नॉर्मल थ्रेट में अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर मान लीजिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, अब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उसकी बेसिकली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट में क्योंकि पाकिस्तानी हैंडल्स इन्वॉल्व थे, जिन पाकिस्तानी हैंडल्स ने नरेटिव वॉर को इंस्टाग्राम पर बढ़ावा दिया, ये एक्सटर्नल रेलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की थी। इन एक्सटर्नल हैंडल्स में क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन पर काम किया गया तो इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पर क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के बीच में किसी प्रकार का एक ऐसा सिंगल सीमलेस फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस हुआ? मुश्किल है, नहीं हुआ। इस चीज़ से हमेशा आप देख के देखिए कि चाहे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हाईजैक करके इस प्रकार की रणनीति इंस्टाग्राम पर वॉरफेयर की जाए, जिसको इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव वॉर कहते हैं, या पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार का यहाँ पर नैरेटिव गेम खेला गया, हमने दोनों स्थानों पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिस किया। तो दूसरे पॉइंट पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या इस मोमेंट पर भारत को एक इमीडिएट लेवल पर ऐसी आवश्यकता है या नहीं कि यहाँ पर भारत सबसे महत्वपूर्ण तरीके से एक ऐसा
सिंगल सीमलेस इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर बनाए, जिसके तहत भारत के सारी इंटेलिजेंस संस्थाएं, भारत की जो हर एक राज्य की पुलिस है, उस पुलिस के पास के अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स जो हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस एक कॉमन डेटाबेस में फीड हो। और भारत के पास जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस है, ताकत है, भारत को ये डेटाबेस को क्रिएट करना और एक सिंगल सीमलेस फ्लो के तहत इस इंटेलिजेंस को शेयर करवाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन भारत को अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज़ जो मैंने आपको बोली, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की डेट में आपने एक 5 फिंगर अलायंस सुना होगा, जो विश्व की 5 सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह हैं, उनका एक अलायंस है। और वो अलायंस इसी डेटाबेस पे ऑपरेट करता है। तो अगर वो 5 बड़ी शक्तियां अगर इस प्रकार का एक डेटाबेस बनाकर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकती हैं, तो क्या भारत अपने ही अंदर देश के जितनी भी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, क्या उसको लेकर ये प्रकार का एक सेटअप नहीं बना सकता? और क्या बनाने की आवश्यकता है? जिस प्रकार के डोमेस्टिक लेवल पर थ्रेट्स भारत आज की डेट में ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं, अवश्य मुझे आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है भारत को लेके आज की डेट में, जो मुझे लगता है कि एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अब हमें अपनाने का समय आ चुका है। भारत के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑफिस में इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी बैठे हैं, इन सब का रिक्रूटमेंट हुआ था 1980 या 1990, 1980s या 90s के डेकेड में। उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। क्योंकि अब आप सोच के देखिए कि एक ऑफिसर अगर 1980s या 90s में सिलेक्ट होता है तो वो अवश्य 1970s में बॉर्न हुआ होगा, पैदा हुआ होगा। जब अगर 1970s का एक व्यक्ति जो 1970s में पैदा हुआ, 1970s के डेकेड में और 1980s के डेकेड में उसने अपनी पढ़ाई उस समय करी जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चरम पर था। उसकी पूरी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पहली बात तो कोल्ड वॉर सेंट्रिक है। और वो व्यक्ति जो कोल्ड वॉर सेंट्रिक है, आज 21st सेंचुरी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में वो अपने दिमाग में एक इंटेलेक्चुअल बैगेज लेके आता है। मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण देखिए, भारत को आज की डेट में एक अग्रेसिव पॉलिसी, जब मैं कहता हूँ फॉरेन पॉलिसी लेवल पर चाहिए, तो मुझे आप बताइए कि अगर चाइना जैसा देश बार बार कभी लद्दाख में स्थानों का नाम बदलता है, कभी अरुणाचल के अंदर अलग अलग स्थानों को क्लेम करता है, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है केवल एक कड़ी निंदा करके बोल देता है कि हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। हम कब तक खंडन करते रहेंगे? क्या हमें आवश्यकता नहीं है आज की डेट में कि खड़े होकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे देने का कि देखिए, भारत की सीमा चीन के साथ नहीं है, भारत की सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट देश तिब्बत के साथ है, जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। आप एक बार ऐसा स्टेटमेंट दे के देखिए, उसके बाद देखिए चाइना कैसे भुखलाएगा, चाइना कैसे तिल मिलाकर पागल हो जाएगा। क्योंकि पहली बात, तिब्बत को वो अपना एक लेजिटिमेट पार्ट मानता है। भारत ने अनफॉर्चुनेटली 1950s में तिब्बत को चाइना का एक इनअलाइनेबल पार्ट मान लिया था। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमें आपत्ति इस बात से है कि जब भारत का एक इनअलाइनेबल पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, तो चाइना के पास फिर क्या लिबर्टी है कि वो आज की डेट में ये गतिविधियां करे। अगर आप चाहते हो कि हम तिब्बत को आपका एक इनअलाइनेबल पार्ट माने, तो क्या हम आपसे ये रेसिप्रोकेशन में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप लद्दाख और अरुणाचल के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें? और यदि अगर आप टिप्पणी करते हैं तो क्या हमारे फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी में आज की डेट में ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए कि हमें भी खड़े होकर एक स्टेटमेंट चाइना की तरह ही उसको काउंटर रिटॉर्ट कर देना चाहिए? कब तक आफ्टर ऑल हम चाइना के साथ एक सॉफ्ट पॉलिसी अपनाते रहेंगे? मैं कभी नहीं यहाँ पर ये बोल रहा कि कतई ही बोल रहा कि किसी भी तरीके से भारत को चीन के साथ कोई मिलिट्री लड़ाई मोलनी है। हमें कोई मिलिट्री लड़ाई उससे मोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना खुद भी किसी मिलिट्री लड़ाई में भारत के साथ इस मोमेंट पर इंटरेस्टेड नहीं है। आगे 20 साल बाद, 10 साल बाद सिनेरियो बनेंगे, हम उसके बारे में बाद में देख सकते हैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है।
तो जब तक भारत की एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, जहां पर हम जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसा देश, जिस प्रकार से बांग्लादेश या नेपाल जैसे देशों को टैकल करते हैं, मेरा मानना यह है कि अब हाई टाइम आ चुका है कि मात्र केवल चाइना ही नहीं, बल्कि चाइना के साथ साथ कल को अगर अमेरिका की भी कोई इस प्रकार की दादागिरी हो, जहां पर अमेरिका जैसा देश अगर मान लीजिए खड़े होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है कि मैं भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो हमारे पास भी ये शक्ति होनी चाहिए खड़े होकर बोलने की कि आप टैरिफ लगाइए, आपको काउंटर टैरिफ मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि देखिए, आप टैरिफ लगाएं या ना लगाएं, मैं उस एस्पेक्ट पर नहीं जा रहा, आप फिर मेरे पॉइंट को समझिए। बट मियरली एक स्टेटमेंट दे देने से कम अमेरिका जैसा देश हो या चाइना जैसा देश हो जो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, इनको अब ये चीज़ की स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है कि भारत उस प्रकार की अब शक्ति नहीं रही जो आपकी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स को केवल सिर्फ सुन के लेगा। आप अगर कुछ इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो हमारे पास 140 करोड़ लोगों की शक्ति है और हम भी आज की डेट में आपको इस प्रकार का काउंटर रिटॉर्ट कर सकते हैं। तो क्या इस प्रकार की नीति अब हमें अपनाने की आवश्यकता है या नहीं, मुझे अवश्य आप जरूर बताइएगा। और चौथा और आखिरी पॉइंट जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत हो चुका भारत के अंदर इस प्रकार की चर्चा कि कब तक हम यहाँ पर विश्व के बनाए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तहत ही डिस्कशंस करते रहेंगे। भारत के अंदर एक डिबेट, देखिए विपक्षी पार्टियों से तो मुझे कतई ही कोई उम्मीद नहीं है। उसका सिंपल कारण ये है कि जिस प्रकार का देश में विपक्ष है और जिस प्रकार का नेता विपक्ष की तरफ से नौटंकियाँ की जा रही हैं डेली बेसिस पे, आप देख रहे हैं कितना सीरियस वो व्यक्ति है फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, देश के सामने एक पूरी कॉमेडी अनफोल्ड डेली हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश कीजिए, आज देश के अंदर इस चीज़ के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही कि हमें अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस प्रकार के ऑल्टरनेट सोशल मीडिया ऐप्स बनाने होंगे। हमने ज़ोहो बनाया, हमने इस प्रकार के ऐप्स डेफिनेटली छोटे छोटे स्तर पर क्रिएट करें, पर ना तो उनकी मास फॉलोइंग है, ना ही आज की डेट में मास लेवल पर कोई शिफ्टिंग पॉसिबल है वहाँ पर कि आदमी जो है आज की डेट में ये कहे कि इंस्टाग्राम को या यूट्यूब को डंप करके हम उधर जाएं। मजबूरन मेरे को भी आज बात करने के लिए आप सभी के साथ, जो आप अलग अलग देश के कोनों में बैठे हो, विदेशों में बैठे हो, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है। मुझे ऑल्टरनेट अगर मिल जाए एक भारतीय वर्जन ऑफ यूट्यूब, तो मैं सबसे पहले उस पर जाकर काम करूँगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम इसके बारे में चर्चा चालू नहीं करेंगे, जब तक हम इसके महत्व को रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है। क्योंकि जब तक सोशल मीडिया का कंट्रोल विश्व के दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों के पास होगा, एल्गोरिदम पे और एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन वो देश में करते रहेंगे। और हम इस एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन को पिछले 6 सालों से देख रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी किसी प्रकार से अभी तक इस पर्टिकुलर विषय पे चर्चा स्टार्ट ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री की तरफ से आज अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया जाता कि भारत अपने एक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम को बनाने के लिए एक मुहिम चालू कर रहा है, एक नेशनल मिशन हम लॉन्च करेंगे या एक नेशनल डिस्कशन लॉन्च करेंगे जिसमें सिटीजन्स का सुझाव लेंगे, एक्सपर्ट्स का सुझाव लेंगे, तो आप सोचिए कि इससे कितना बड़ा झटका सिर्फ बड़ी विश्व की कंपनियों को ही नहीं लगता, बल्कि भारत के अंदर एक नेशनल लेवल का रेजुवनेशन होता। क्योंकि यहाँ पर जितने टैलेंटेड लोग हैं, जितने देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, जितने लोग जो इस देश का भला चाहते हैं, वो इस डिस्कशन में कितना अग्रेसिव और पॉजिटिव लेवल पर कंट्रीब्यूट करते। और एक कंट्रीब्यूशन से जो डिस्कशन का कल्चर बनता, उस कल्चर से आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार के आइडियाज़ आते हैं। और आने वाले समय में भारत के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जिसकी वजह से आप सोचिए कि हम अपना गूगल नहीं बना सकते। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर गूगल का सीईओ एक भारतीय हो सकता है, यानी कि भारत के पास वो टैलेंट है और टैलेंट था और टैलेंट हमेशा होगा।
कि एक गूगल जैसी कंपनी जो यूट्यूब को भी संभालती है, कि अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का एक सीईओ भारतीय हो सकता है, तो क्यों ना उसी भारतीयों के टैलेंट के तहत हम एक अपना ऑल्टरनेट लेवल पर काम चालू करें। तो क्या ये 4 चीज़ों से आप सहमत हैं या नहीं हैं, और आपकी इन पर्टिकुलर चारों पॉइंट्स को लेकर क्या राय है, मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि भारत इस मोमेंट पर एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। ये 4 चीज़ों के ऊपर अगर काम किया गया तो कोई ताकत नहीं कि इस देश को आने वाले समय में एक बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाया भी जा सकता है, और ये देश बहुत बड़ा काम करके एक बहुत पॉजिटिव अचीवमेंट भी कर सकता है। बस इसमें हमें सिर्फ देशवासियों को एक रहना है और सारे देशवासियों को एकजुट रहकर ये इंश्योर करना है कि हम इस देश की जितनी भी ये समस्याएं हैं उनको लेकर समाधान ढूंढने, चर्चा करें, एक इंटेलेक्चुअल कल्चर के तहत अवेयरनेस जनरेट करें और फिर सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करें। स्वतंत्र दिवस की आप सभी को दोबारा से शुभकामनाएं। धन्यवाद।